हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ के रखा है, राइट। इनफैक्ट हम लोगों ने लिमिटेशंस ऑफ द ऑक्टेट रूल के बारे में भी डिस्कशन करके रखा है। गाइस, जब हम लोगों ने आयोनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा था तो उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि आयोनिक बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर आ सकता है, बराबर है। फिर कोवैलेंट बॉन्ड जब हम लोग पढ़े हैं तो हम लोगों के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन क्रिएट होना चाहिए कि सर, अगर आयोनिक बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर आ सकता है तो क्या कोवैलेंट बॉन्ड में आयोनिक कैरेक्टर नहीं आ सकता? आ सकता है। हमारे आज की हेडिंग वही है, दैट इज पोलर कैरेक्टर। पोलर कैरेक्टर इन कोवैलेंट बॉन्ड। अब इसमें पोलर कैरेक्टर जनरेट कैसे हो सकता है इसके बारे में आप लोगों को सोचना है, बराबर है। अब कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है? तो कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में हम लोगों ने ये पढ़ के रखा है कि एक ऐसा बॉन्ड जो दो एटम्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ना के बराबर है या फिर बिल्कुल नहीं है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो है, मतलब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम है। ऐसे एटम्स के बीच में जब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और बॉन्ड बनता है तो इसे हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, बराबर है। जब दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो होता है एंड उनके बीच में जब कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो उसे हम लोग कहते हैं नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए कैसे, जैसे अगर आप लोग क्लोरीन मॉलिक्यूल को देखते हैं तो क्लोरीन एंड क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, तो यहाँ पर कोई भी पोलर कैरेक्टर डेवलप हो सकता है क्या? नहीं, यह प्योर कोवैलेंट बॉन्ड है। जैसे नाइट्रोजन के बीच में, ऑक्सीजन के बीच में, इवन हाइड्रोजन के बीच में, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों के दोनों कंबाइनिंग एटम्स है वो सेम है। बट जब दो एटम्स जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, मतलब हम कह सकते हैं कि दो अलग अलग एटम्स, क्योंकि जैसे ही दो अलग अलग एटम्स है तो इसका मतलब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है ही है। अलग अलग है मतलब डिफरेंस है, हाँ कम ज़्यादा हो सकता है। जब दो अलग अलग एटम के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा तो ऐसे केस में बॉन्ड 100% कोवैलेंट नहीं रहेगा, उसमें थोड़ा सा आयोनिक कैरेक्टर जनरेट हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखिए, अगर इन सब को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ बाय ए एंड ए, तो इनके बीच में जब बॉन्ड बनेगा, जैसे ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन, जब इनके बीच में बॉन्ड बनेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड होगी, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एग्जैक्टली कहाँ पर रहेगी? इन दो एटम के सेंटर में रहेगी, बराबर है। इन दो एटम के सेंटर में रहेगी एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो इक्वली इन दोनों के बीच में क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन दोनों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। तो ये जो बॉन्ड बना हुआ है इसे हम लोग कहते हैं 100% कोवैलेंट बॉन्ड या फिर प्योर कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे, बराबर ना। इसे प्योर कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। लेकिन अगर हम लोग दो अलग अलग एटम्स लेते हैं जैसे ए एंड बी एंड इन दोनों के बीच में आप लोग बॉन्ड बनाना चाहते हो तो अब आपके पास दो पॉसिबिलिटी है। कैसे पॉसिबिलिटी है? जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहेगा वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है इसे समझ लीजिए। कोवैलेंट बॉन्ड है मतलब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और दो साइड से दो एटम के साथ जुड़ा हुआ बॉन्ड है, तो उस बॉन्ड में कोई एक एटम ऐसा है जो उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचने की टेंडेंसी दिखाता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचने की एबिलिटी दिखाता है कोई एलिमेंट, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सपोज करिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मैं अभी के लिए रिप्रेजेंट करता हूँ बाय ई एन, ठीक। अगर मैं कहता हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा कर दी हम लोगों ने? बी की। तो ऐसे केस में ये जब बॉन्ड बनेगा तो इलेक्ट्रॉन की जो पेयर शेयर्ड हो गई, कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, तो ये किसके तरफ आप लोगों को ज़्यादा दिख रही है? देखिए, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा किसके अराउंड हो गई? बी के अराउंड हो गई।
तो ऐसे केस में क्या होगा, ए विल अक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड बी विल अक्वायर पार्शियल निगेटिव चार्ज, क्योंकि बी के ऊपर क्या आ गए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स दिख रहे। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बना ए और बी के बीच में जो बॉन्ड बना, देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर आ गई, तो ये जो बॉन्ड बना, इस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहेंगे, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब सर कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर की जो पोलैरिटी है ये डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंडेंट दिख रही है, इलेक्ट्रोनिगेटिव के ऊपर, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के ऊपर दिख रही है, बराबर है। जैसे जैसे इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे कोवैलेंट बॉन्ड की पोलैरिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। मीन्स वी कैन से दैट कि पोलैरिटी इन कोवैलेंट बॉन्ड, polarity in covalent bond is directly proportional to electronegativity difference, electronegativity difference between bonded atoms, between bonded atoms। इसका मतलब ये हो गया कि दो बॉन्डेड एटम के बीच में अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो ऐसे केस में पोलैरिटी उस बॉन्ड के अंदर क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा आ जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल ज़्यादा आ जाएगी। नाउ यहाँ पर एक चीज़ को समझ के रखिए कि पोलैरिटी जो आई ये क्यों आई, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कारण ही आई। जैसे जैसे दोनों के बीच का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा वैसे वैसे पोलैरिटी डिफरेंस बढ़ेगा। एंड इट इज़ ऑब्जर्व दैट कि व्हेन electronegativity difference between two bonded atoms, between two bonded atoms becomes 1.7, वैल्यू को याद रखेंगे, एंट्रेंस में पूछा जाता है कभी कभी। When electronegativity difference between two bonded atom becomes 1.7, then the bond becomes 50% आयोनिक, 50% आयोनिक मतलब पोलर। देखिए अगर किसी कोवैलेंट बॉन्ड में जो कि दो अलग अलग एटम के बीच में बना हुआ है, दोनों के बीच में अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 तक चला जाता है तो ऐसे केस में वो जो बॉन्ड है वो कोवैलेंट नहीं रहता, वो क्या हो जाता है, आधा कोवैलेंट और आधा आयोनिक, क्योंकि उसमें 50% क्या जनरेट हो जाता है, आयोनिक कैरेक्टर जनरेट हो जाता है। अभी हम लोगों ने समझा कि कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी आ सकती है, बराबर है। तो सर कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर जो पोलैरिटी आ सकती है क्या उससे हम लोग मेज़र कर सकते हैं कि कितनी पोलैरिटी आ सकती है वगैरह वगैरह? हाँ, उसे मेज़र करने के लिए हम लोग जो टर्म यूज़ करते हैं वो होती है डाइपोल मोमेंट। दिस डाइपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीक लेटर म्यू। मतलब म्यू बेसिकली डाइपोल मोमेंट क्या है, तो डाइपोल मोमेंट एक टूल है जो हमें ये बताता है कि हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करें कि कौन सा कोवैलेंट बॉन्ड पोलर होगा, कितना पोलर होगा, उसमें कितनी पोलैरिटी आ सकती है, ये डाइपोल मोमेंट के द्वारा पता कर सकते हैं। नाउ डाइपोल मोमेंट की अगर हम लोग बात करें तो डाइपोल मोमेंट होता क्या है, तो इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज and the distance between the centers of positive and negative charges, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। देखिए मैंने एक डेफिनेशन आपके सामने रख दी, क्या लिखा कि इट इज़ द प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। नाउ डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट हम लोग करते बाय द ग्रीक लेटर म्यू
एंड म्यू क्या है, तो इट इज़ द प्रोडक्ट किसके बीच में, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द पॉजिटिव एंड निगेटिव सेंटर्स, बराबर है। देखिए चार्ज हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय क्यू एंड डिस्टेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो डिस्टेंस को आप लोग रिप्रेजेंट करते हो बाय आर, तो क्यू इंटू आर ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द डाइपोल मोमेंट हो गया। डाइपोल मोमेंट, द डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of the charge and the distance between the positive and the negative charges। now dipole moment के यूनिट की अगर हम लोग बात करते हैं तो डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द यूनिट डीबे, इसे हम लोग डीबे यूनिट कहते हैं एंड 1 डीबे इज इक्वल टू होता है 3.33564 इंटू 10 टू द पावर -30 cm, वेयर c का मतलब होता है कूलोम, C का मतलब होता है कूलोम एंड m डिस्टेंस मीटर। देखिए चार्ज का यूनिट क्या है, कूलोम है एंड डिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। सो देयरफॉर आप लोगों को डाइपोल मोमेंट क्या है इसके बारे में समझ में आ रहा है। नाउ डाइपोल मोमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्या है ये, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नाउ वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या, तो सर इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होने चाहिए, बराबर है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होने चाहिए, तो डाइपोल मोमेंट के केस में होता है। डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्रॉस्ड एरो का इस्तेमाल करते हैं। देखिए क्रॉस्ड एरो का इस्तेमाल करते हैं एंड यहाँ पर ये जो पार्ट है इस एरो का, इसे हम लोग कहते हैं टेल एंड इसे हम लोग कहते हैं हेड। एंड जब किसी बॉन्ड के अंदर डाइपोल मोमेंट रिप्रेजेंट कराना है, पोलैरिटी को रिप्रेजेंट कराना है, तो उसमें कंडीशन है ये जो टेल होता है ये टेल होना चाहिए पॉजिटिव सेंटर की तरफ, मतलब जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसके तरफ, एंड ये जो हेड रहेगा ये किसके तरफ रहेगा, ऐसे एटम की तरफ जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इसका मतलब ये कि ये आप लोगों को क्या दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। देखिए इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इसकी बात करें, ये देखिए हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये पोलर है। क्यों पोलर है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी कम है और पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा बदमाश यही है। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसी की होती है। तो यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट है क्या इसे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करा सकते हैं। अगर हम लोग वाटर की बात करते हैं तो वाटर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। देखिए यहाँ पर पानी जो होता है उसमें ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होती है। अब कौन सा बॉन्ड पोलर है, ये है ना, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। देखो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन, उसके बाद होता है ऑक्सीजन। बाकी केसेस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम ज़्यादा आप लोगों को मिलते रहती है, नाइट्रोजन बाकी के हैलोजन्स आते हैं, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी कम होती है। एंड कभी मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड दिखा तो ऑब्वियसली सर मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, क्योंकि मेटल्स क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। तो यहाँ पर अगर आप लोग डाइपोल मोमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो डाइपोल मोमेंट्स ऐसे रिप्रेजेंट की जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यहाँ पर जो बॉन्ड बना उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसके तरफ जा रहा है, ऑक्सीजन की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर भी हम लोग डाइपोल मोमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं, बराबर है। नाउ गाइस यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसके ऊपर एंट्रेंस एग्जाम में बहुत बार आपको क्वेश्चन मिलते हैं। ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है कि इनमें से किसकी डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगी, या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, या फिर किसका डाइपोल मोमेंट 0 है किसका नॉन जीरो है, ये आइडेंटिफाई करके दो। तो उसके लिए हमें कुछ फैक्टर्स की स्टडी करके रखनी पड़ेगी, उन फैक्टर्स के द्वारा हम लोग बता सकते हैं। तो डाइपोल मोमेंट किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड रहती है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। गाइस अभी हम लोग डाइपोल मोमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, बराबर है। जैसे मान लीजिए कि HF, इस मॉलिक्यूल में आपको डाइपोल मोमेंट रिप्रेजेंट करानी है, तो आप लोगों ने इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। अब ये जो मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल डायएटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया, बराबर है। इसमें टोटल कितने एटम्स हैं, 2, ये डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट कराना कोई डिफिकल्ट नहीं है,
एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, बस बॉन्ड बनाकर रख रहा हूँ, डाइपोल मोमेंट का एरो बना के रख दीजिए, डाइपोल मोमेंट रिप्रेजेंट हो गई। बट इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट होती है वो किसी इंडिविजुअल बॉन्ड के ऊपर नहीं डिपेंड होती। इंडिविजुअल बॉन्ड की डाइपोल मोमेंट, इसे हम लोग बॉन्ड डाइपोल भी कहते हैं, बराबर है। तो पूरे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में जो डाइपोल मोमेंट होती है वो बॉन्ड डाइपोल के ऊपर तो डिपेंड होती है, इसके अलावा मॉलिक्यूल के शेप एंड एटम्स के अरेंजमेंट के ऊपर भी डिपेंड होती है। इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जो डाइपोल मोमेंट आती है मॉलिक्यूल की, इट इज़ द वेक्टर सम। जितने भी फैक्टर्स के कारण उसमें पोलैरिटी डेवलप होती है उन सारे फैक्टर्स का वेक्टर सम करके हमें मॉलिक्यूल के अंदर की पोलैरिटी पता करनी होती है। कैसे, जरा एग्जांपल चेक करते हैं। सपोज करिए वाटर, अगर हम लोग वाटर की बात करते हैं तो वाटर ये ऐसा मॉलिक्यूल होता है एंड इसमें अगर हम लोग बॉन्ड डाइपोल को देखें तो ये एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड है। इसके कारण जो डाइपोल मोमेंट डेवलप होती है उसे बॉन्ड डाइपोल हम लोग कहते हैं। इसे डाइपोल मोमेंट से रिप्रेजेंट करिए तो ये ऐसा रिप्रेजेंटेशन होगा एंड इन दैट केस अगर हम लोग इस साइड के बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट देखें तो ये ऐसा होगा। तो डाइपोल मोमेंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है। देखिए ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स किसके तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो ऐसे केस में जो डाइपोल मोमेंट रहेगी वो क्या हो जाएगी, इसकी सम, यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट है इस बॉन्ड में जितनी डाइपोल मोमेंट्स है उसकी सम, एंड यहाँ पर जो दो लोन पेयर्स है उसके कारण भी डाइपोल मोमेंट में एडिशन होता है। तो वो सारी की सारी सब की सब जब वेक्टर सम करोगे तो ऐसे केस में आप लोगों को पता चलेगा कि डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर सम। इन दिस केस वाटर के केस में ये जो होता है ये होता है 1.85 डीबे का होता है। क्या होता है, 1.85 डीबे का होता है। नाउ यहाँ एक चीज़ के तरफ ध्यान दें कि जो फैक्टर्स है वो फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं। ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम्स, बिटवीन बॉन्डेड एटम्स, ग्रेटर इज द डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होती है, ज़्यादा होती है। मीन्स यू कैन से कि म्यू, ये जो म्यू है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम्स, बराबर है। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो म्यू की वैल्यू है ये म्यू की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। नाउ इट शुड बी नोटेड दैट कि इन केस ऑफ होमोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स म्यू इज ऑलवेज जीरो। देखिए इन केस ऑफ होमोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, होमो का मतलब क्या होता है, सेम, एंड न्यूक्लियस मतलब सेम टाइप के एटम्स। जैसे देखिए H2 हो गया, दो एटम सेम है, बराबर है, दो सेम एटम के बीच में बॉन्ड है। क्लोरीन को ले लीजिए, N2 को ले लीजिए, ऑक्सीजन को ले लीजिए, इवन फ्लोरीन मॉलिक्यूल होगा, ब्रोमीन मॉलिक्यूल होगा या इवन आयोडीन मॉलिक्यूल होगा। इन सब के लिए डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी। इन अ केस ऑफ हेटेरोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, म्यू कभी जीरो नहीं होता, राइट। एंड म्यू के बारे में हम लोगों ने क्या पता किया है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे म्यू क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल HF को ले लीजिए, HCl को ले लीजिए, HBr को ले लीजिए एंड HI को ले लीजिए। अगर पीरियोडिक टेबल में हम लोग देखें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसे अरेंज है एंड डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ऐसे केस में आप लोग देखिए
म्यू की वैल्यू की अगर बात करते हैं तो म्यू यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, बराबर है। म्यू यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सो देयरफॉर इस केस में आप लोगों को डाइपोल मोमेंट्स का ऑर्डर कुछ ऐसा मिलेगा। नाउ इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स ये ज़्यादा काम का है, क्योंकि जब डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात आती है तो डाइपोल मोमेंट आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाता है। किसकी डाइपोल मोमेंट ज़्यादा रहेगी ये भी हम लोग बहुत इजीली पता करके दिखा सकते हैं। अगर हम लोग पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो मैंने आपको बता के रखा है कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में इंडिविजुअल बॉन्ड डाइपोल्स के ऊपर तो डाइपोल मोमेंट डिपेंड है ही है, देन लोन पेयर अगर है तो उसका भी कंट्रीब्यूशन होगा। तो इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल डाइपोल मोमेंट जो होता है इट इज़ द वेक्टर सम ऑफ ऑल द बॉन्ड डाइपोल्स। कैसे हो सकता है ये आप लोगों ने देखा है। यहाँ पर देखिए वाटर का अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं, ये है वाटर, ठीक है। देन इसके बाद हम लोग कंपेयर कर देते हैं दैट इज H2S एंड यहाँ पर एक और कंपैरिजन डाल देते हैं H2SE। इसके केस में हम लोग डाइपोल मोमेंट्स के बारे में समझते हैं। देखिए पीरियोडिक टेबल अगर थोड़ा सा पता है तो ये तीनों के तीनों जो एलिमेंट्स हैं ये पीरियोडिक टेबल में ऐसे होते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर एंड देन क्या होता है, सेलेनियम होता है। अब ये जो बॉन्ड है ये पोलर है ऑब्वियसली, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी कम है। तो पानी के केस में डाइपोल मोमेंट्स को रिप्रेजेंट हम लोग इस तरीके से करेंगे, देखिए करेंगे इस तरीके से। मतलब ये कि ये दोनों के दोनों जो डाइपोल्स है ये किसके तरफ कंट्रीब्यूट हो रहे हैं, टुवर्ड्स द ऑक्सीजन। हो रहे कि नहीं हो रहे, टुवर्ड्स द ऑक्सीजन ये कंट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो बॉन्ड डाइपोल मोमेंट्स को इस तरीके से हम लोग दिखाएंगे। तो फिर H2S में भी तो यही होगा। देखिए H2S में अगर हम लोग देखें तो यही हाल होगा। तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट क्या जीरो आएगा, जी नहीं। क्या यहाँ पर डाइपोल मोमेंट जीरो आएगा, जी नहीं। तो सर इस केस में भी तो नहीं आ सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस डायरेक्शन में जा रही है, बिल्कुल जा रही है, म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन सर अगर हमें ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि इसमें किसकी डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली डाइपोल मोमेंट किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा डिफरेंस रहेगा वहाँ पर डाइपोल मोमेंट ज़्यादा रहेगी। पीरियोडिक टेबल में जब हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं किसी ग्रुप में, तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज होती है। इसका मतलब ये कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट इज म्यू ऑफ H2O will be greater as compared to mu of H2S as compared to mu of H2SE। अब इन मॉलिक्यूल्स को कंपेयर करते तो BeF2, HgX2 एंड CO2। इन मॉलिक्यूल का अगर शेप हम लोग देखते हैं तो इन मॉलिक्यूल का शेप ऐसा होता है। BeF2 ये ऐसा मॉलिक्यूल होता है। देन HgX2 की अगर हम लोग बात करते हैं तो HgX2 यहाँ पर X की वैल्यू क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन आप लोग ले सकते हैं। एंड कार्बन डाइऑक्साइड का अगर स्ट्रक्चर देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर जो होता है ये होता है ऐसा। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर तीनों के तीनों जो मॉलिक्यूल्स है इसका डाइपोल मोमेंट जो होता है ये होता है ज़ीरो। क्यों ऐसा होगा सर? अगर किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल आता है तो ऐसे केस में आप लोगों को डाइपोल मोमेंट्स बिल्कुल ज़ीरो मिलता है। क्यों? क्योंकि एक बॉन्ड डाइपोल दूसरे बॉन्ड डाइपोल को कैंसल आउट कर सकता है। कैसे? देखिए यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है क्या? नहीं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो डाइपोल मोमेंट आप लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, बराबर है। सिमिलरली ये देखिए अब इन दोनों का इलेक्ट्रॉन पूल जो है वो इक्वल है बट अपोजिट है। ये बॉन्ड डाइपोल इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश कर रहा है, ये बॉन्ड डाइपोल इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश कर रहा है। दोनों इक्वल तरीके से कर रहे हैं लेकिन अपोजिट, एंड देयरफॉर इसका डाइपोल मोमेंट ओवरऑल क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। सेम इज द केस विद दिस कंपाउंड। देखिए डाइपोल मोमेंट्स इस डायरेक्शन में है, इक्वल एंड अपोजिट है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ पर देखिए कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? ऑक्सीजन है।
तो डाइपोल इस डायरेक्शन में जा रही है देखिए इक्वल, एंड क्या जा रही है, अपोजिट जा रही है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है, इन मॉलिक्यूल्स में हम लोग देखें तो अभी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की हमने स्टडी की। देखिए 3 एटम है, 3 एटम है, 3 एटम है। अब चलते हैं हम लोग टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इन केस ऑफ टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, अब टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स मतलब क्या, तो इसमें आप लोगों को मिलना चाहिए टोटल कितने एटम्स मॉलिक्यूल के अंदर, 4। एग्जाम्पल अगर देखें तो NH3, NF3, देन BF3 ले सकते हैं, कुछ ऐसे एग्जाम्पल, ठीक है। और इन तीनों के ऊपर तो कई बार क्वेश्चन मिला है कि बताइए इनमें से किसकी डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा है, किसकी कम है, या इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके दिखाइए। चेक करेंगे हम लोग। अगर हम लोग इन 2 मॉलिक्यूल्स को कंपेयर करते हैं तो इन 2 मॉलिक्यूल्स का जो शेप होता है वो बिल्कुल सेम होता है, दैट इज़ पिरामिडल। अगर हम लोग अमोनिया की बात करते हैं तो अमोनिया जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल होता है कुछ ऐसे, यहाँ पर है ये लोन पेयर। एंड NF3 मॉलिक्यूल की अगर बात करते हैं तो NF3 मॉलिक्यूल का शेप बिल्कुल वैसे ही होता है जैसा शेप अमोनिया का होता है, कुछ ऐसे, ठीक है। नाउ अगर हम लोग सोचते हैं कि किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा आएगा, तो पहले इंडिविजुअल बॉन्ड डाइपोल्स को रिप्रेजेंट कराइए। हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन। तो यहाँ पर बॉन्ड डाइपोल इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है देखिए। एंड अगेन यहाँ जो डाइपोल मोमेंट है उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी दिख रही है, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस डायरेक्शन में है, तो ओवरऑल जो डाइपोल है, ये ओवरऑल डाइपोल इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। मतलब ये कि इस पूरे मॉलिक्यूल का अगर डाइपोल मोमेंट देखते हैं तो इन तीनों बॉन्ड डाइपोल की सम प्लस यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट जनरेट होंगी, इन सब का क्या रहेगा, सम रहेगा, राइट। तो म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, फ्लोरीन। तो डाइपोल अब इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। सर ये डाइपोल इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, ये डाइपोल इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, बट ये तो इस डायरेक्शन में कर रहा है क्योंकि लोन पेयर उस साइड में है। अब जरा सोचिए, ये तीनों एक साइड में खींचने की कोशिश कर रहे हैं, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है और ये इसके फेवर में है। एंड ये क्या कर रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में फेवर विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन। तो ऑब्वियसली म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 तो दिख ही रहा है, म्यू इज इक्वल टू 0 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। लेकिन अब ये सवाल आता है कि इन 2 में से किसकी डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है। इसकी डाइपोल मोमेंट की अगर बात करते हैं तो ये होता है 4.90 इंटू 10⁻³ कूलोम्ब मीटर। एंड इसकी डाइपोल मोमेंट्स की बात करते हैं तो ये होता है 0.8 इंटू 10⁻³ कूलोम्ब मीटर। सर वाई, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो यहाँ पर है, बट बावजूद इसके अमोनिया का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है, मतलब अमोनिया ज़्यादा पोलर है एज कम्पेयर टू NF3। हाँ देखिए यहाँ पर आप लोगों को क्लियर दिखता है कि सारे के सारे जो डाइपोल्स है ये एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक ही डायरेक्शन में जा रही है, मतलब पोलैरिटी एक ही डायरेक्शन में जा रही है, इसीलिए सारे के सारे बॉन्ड डाइपोल्स का वेक्टर सम आप लोगों को क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। इस केस में क्या है, ये जो 3 हैं ये डाइपोल मोमेंट्स इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। अगर हम लोग मान भी लेते कि इसने और इसने इक्वल एंड अपोजिट खींच लिया तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल कर देंगे। लेकिन ये फ्लोरीन है और ये लोन पेयर है। यहाँ पर देखिए डायरेक्शन थोड़ा सा इस साइड में है, बराबर है टूवर्ड्स लोन पेयर, एंड ये टूवर्ड्स क्या है, फ्लोरीन है। तो ऑब्वियसली दोनों की जो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी वो सेम तो नहीं होगी, इसीलिए यहाँ पर डाइपोल मोमेंट जो रहेगी वो क्या रहेगी, इससे कम रहेगी। एंड अगर आप लोग BF3 मॉलिक्यूल को चेक करते हैं, अब BF3 मॉलिक्यूल को देखिए, BF3 मॉलिक्यूल एक बहुत ही मज़ेदार केस है जहाँ पर डाइपोल मोमेंट आपको 0 मिलता है। क्या बात कर रहे हैं सर, हाँ पहले चेक कर लीजिए। देखिए डाइपोल इस डायरेक्शन में जाएगा, बिल्कुल जाएगा, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में जाएगा डाइपोल, ठीक, ये इस डायरेक्शन में जाएगा। नाउ इमेजिन, यहाँ पर मैंने कहा है कि म्यू इज इक्वल टू 0 है, लेकिन वाई सर ये डाइपोल मोमेंट है, हाँ बिल्कुल है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब ये जितना फोर्स अप्लाई करता है उतना फोर्स इन दोनों का सम होता है। क्यों, क्योंकि ये देखिए डायरेक्शन बिल्कुल सीधा है क्या, नहीं ऐसा है, हाँ ठीक है,
ये ऐसा है, बिल्कुल ठीक है। तो ये दोनों मिलकर, इन दोनों बॉन्ड डाइपोल्स का सम मिलकर इसे रेनफोर्स कर देता है, बैलेंस कर देता है। देखिए इक्वल एंड अपोजिट। इसीलिए अगर आप लोग तीन में से किसी दो को तीसरे के साथ कंपेयर करते हैं इन केस ऑफ BF3, तो आप लोगों को डाइपोल मोमेंट्स हमेशा क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। तो यहाँ पर आप लोगों को डाइपोल मोमेंट जीरो मिलेगी। यू विल ऑल्सो ऑब्जर्व BCl3, यहाँ पर भी डाइपोल मोमेंट क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। सिर्फ F की जगह पर क्या रहेगा, क्लोरीन रहेगा। तो अब आप लोग सोचिए इन तीनों को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, दैट इज NH3, NF3 एंड देन BF3, तो सबसे ज्यादा पोलैरिटी किसके अंदर है, अमोनिया के अंदर है ना। डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा किसकी है, अमोनिया की है। एंड BF3 की डाइपोल मोमेंट कितनी है, जीरो है। अब इन मॉलिक्यूल को कंपेयर करिए तो BF3, NH3 एंड BH3, ठीक है। डाइपोल मोमेंट्स कंसीडर करिए। आप लोगों को पता है कि इसकी डाइपोल मोमेंट क्या है, जीरो। इसकी डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका पता नहीं, बराबर है, इसका चेक करना है। अगर हम लोग BH3 की बात करते हैं तो BH3 यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट आप लोगों को मतलब स्ट्रक्चर मिलेगा, ये स्ट्रक्चर मिलेगा कुछ इस तरीके से। नाउ अगर हम लोग BH3 की डाइपोल मोमेंट्स की बात करते हैं तो BH3 के केस में देखिए ये बोरॉन है और ये हाइड्रोजन है। यहाँ पर डाइपोल मोमेंट्स किस डायरेक्शन में आप लोग भेज सकते हैं, तो डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में जाएगी डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में। अब यहाँ पर डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, क्यों नहीं है, ये देखिए ये दोनों का दोनों सम है और यहाँ पर ये है। तो इन दैट केस वेक्टर सम के हिसाब से अगर हम लोग सोचते हैं तो यहाँ जीरो तो नहीं आता, माना कि कम है। सर फ्लोरीन BF3 के केस में तो जीरो आ रहा था, यहाँ पर भी कंडीशन वैसी ही है। हाँ, लेकिन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फर्क है, बराबर है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या रहेगा, फर्क रहेगा। यहाँ पर अगर हम लोग इन्हें अरेंज करते हैं तो सबसे कम आप लोगों को मिलता है ये, एंड देन BH3 मिलता है, एंड सबसे ज़्यादा किसका डाइपोल मोमेंट रहेगा, अमोनिया का डाइपोल मोमेंट रहेगा। तो ये सारे जो एग्जांपल्स थे ये इनऑर्गेनिक के थे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हम लोग सोचते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब क्या होता है, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन रहना चाहिए, है। आप लोगों को दो फैक्टर्स पता है कि म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, बराबर ना। म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर आता रहेगा तो ऐसे केस में डाइपोल मोमेंट ज़्यादा आएगा ना। एक और रूल हम लोगों ने समझ के रखा है कि जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स को अगर हम लोग देखें तो म्यू इज ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। अब डायटोमिक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल तो हम लोगों ने देखे हैं, लेकिन ऑर्गेनिक केस में आप लोगों को और भी कई सारे सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स देखने को मिल सकते हैं। सपोज करिए कि आप लोगों को कहा जाता है कि इन्हें अरेंज करके दिखाइए, इन्हें अरेंज करके दिखाइए इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डाइपोल मोमेंट। यहाँ 3 बॉन्ड कार्बन के साथ है, 1 बॉन्ड फ्लोरीन के साथ, 3 बॉन्ड सेम है, हर जगह पर है, एंड क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कहाँ पर है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो म्यू की अगर बात करते हैं तो क्या म्यू इस डायरेक्शन में कम नहीं होगा, म्यू इस डायरेक्शन में क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अगर हम लोग इन मॉलिक्यूल्स को देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि NH3 है, PH3 है, ASH3 है, एंड देन SbH3 है। अब यहाँ पर अगर हम लोग नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी को देखें तो ये एक ही ग्रुप के मेंबर है। ये देखिए ये है कुछ ऐसे, ठीक है, एंड यहाँ पर होता है ये बिस्मथ, ठीक। नाउ यहाँ ये ग्रुप नंबर 15 है, और ग्रुप नंबर 15 को अगर हमें याद रखना है तो यहाँ निमोनिक कैसे होता है, ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ है। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास हो सकता है कुछ ऐसे। हम लोगों ने कुछ ग्रुप्स को याद रखने का निमोनिक बना के रखा है, ये आ गया नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। नाउ सर ये डाउन द ग्रुप है, हाँ डाउन द ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, बिल्कुल होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी मतलब म्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो म्यू की अगर आप बात करते हैं तो इसका म्यू कुछ इस तरीके से रहेगा। नाउ मीथेन के कंपाउंड्स को हम लोग समझते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से।
मीथेन का जो स्ट्रक्चर होता है ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इसे हम लोग टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहते हैं। कौन सा स्ट्रक्चर कहते हैं? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहते हैं। एंड इसमें जो डाइपोल मोमेंट आती है ये आती है 0। ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करने का तरीका देखो, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं होनी चाहिए, नहीं है। एंड ये इंडिविजुअली सारे के सारे जो बॉन्ड बनाता है वो सेम एटम के साथ है या फिर सेम ग्रुप के साथ है। तो ये चारों के चारों एटम कैसे सेम है, तो ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। एंड सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के केस में म्यू इज इक्वल टू क्या आता है? 0। अगर आप लोग डाइपोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये देखिए है, ये डाइपोल्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, कर सकते हैं हम लोग इस तरीके से। अब यहाँ पर सारे के सारे डाइपोल्स एक दूसरे को कैसे कैंसिल करते हैं, तो ये मॉलिक्यूल को इमेजिन करिए कुछ ऐसा, बराबर है, कुछ इस तरीके से इमेजिन करिए। तो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में डाइपोल अगर आती है तो इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा, अट्रैक्शन 0 आएगा। तो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। लेकिन जो इसके डेरिवेटिव्स आपको पढ़ने हैं उसके ऊपर एंट्रेंस में क्वेश्चन मिलेगा। हम लोग पढ़ते हैं CH3Cl के बारे में, CH2Cl2 के बारे में, CHCl3 के बारे में एंड CCl4। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। नाउ CH3Cl, इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसे, एक हाइड्रोजन की जगह पर क्या आ गया? एक क्लोरीन आ गया। अब देखिए डाइपोल इस डायरेक्शन में जाती है कार्बन और हाइड्रोजन की, जी बिल्कुल जाती है, ठीक है, लेकिन ये डाइपोल इस डायरेक्शन में आएगा। तो ये अगर एक दूसरे को कैंसिल करते भी है तो इसका तो सम होगा भैया। एंड देयरफॉर ऐसे केस में म्यू इज इक्वल टू 0 आएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर हम लोग CH2Cl2 का स्ट्रक्चर देखते हैं तो 2 क्लोरीन ऐसे अरेंज होते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर है, हम लोगों ने नहीं बनाया। नहीं तो हम लोग अपने मन से अगर बनाते तो हम लोग इसे 0 पे अरेंज कर सकते हैं। कैसे अरेंज करते? 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 क्लोरीन यहाँ पर लगा दे, 0 डाइपोल मोमेंट डेवलप हो सकती है, बट नहीं, ये 2 क्लोरीन ऐसे होते हैं। अब देखिए ये डाइपोल इस डायरेक्शन में, ये डाइपोल इस डायरेक्शन में है, ये डाइपोल इस डायरेक्शन में और ये डाइपोल इस डायरेक्शन में। तो ये दोनों अगर एक दूसरे को कैंसिल करते भी हैं, मान भी लिया, लेकिन ये दोनों कर रहे क्या? नहीं। तो म्यू इज इक्वल टू 0 आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा, नॉट 0। नाउ इन केस ऑफ CHCl3, एक कच हाइड्रोजन है, 3 क्लोरीन है, ये लीजिए 3 क्लोरीन, तो डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में है। अब ये अगर दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते भी है तो ये क्या हो गया? सम हो गया। तो म्यू इज इक्वल टू 0 आएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड को चेक करते हैं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। देखिए डाइपोल्स कैसे दिखाएंगे आप लोग, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे बिल्कुल। अब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल अगर कर रहे हैं तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, राइट। सो देयरफॉर इस केस में म्यू इज इक्वल टू 0 होता है। तो इस केस में फिर सवाल ये उठता है कि सबसे ज़्यादा डाइपोल किसके केस में आएगी। तो यू विल ऑब्जर्व दैट कि CH4 इज इक्वल टू CCl4, इनका डाइपोल मोमेंट कितना है? 0 है, बराबर है। फिर बचा क्या? CH3Cl बचा, देन उसके बाद CH2Cl2 बचा एंड देन क्या बचा? CHCl3 बचा। अब अगर हम लोग इस केस में देखते हैं CH3Cl के केस में, तो यहाँ डाइपोल मोमेंट देखिए, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कैंसलेशन काफ़ी कम होगा क्योंकि इसकी तो भैया डाइपोल मोमेंट, इसकी तो ताकत बहुत ज़्यादा है। तो इन दैट केस CH3Cl का डाइपोल मोमेंट हमें कैसा मिलना चाहिए? सबसे ज़्यादा मिलना चाहिए, एंड देन आफ्टर मिलना चाहिए इसका, एंड देन आफ्टर इसका, क्योंकि कैंसलेशन चार्जेस देखिए, कैंसलेशन चार्जेस यहाँ पर कम है और यहाँ पर कैसे ज़्यादा। ये दोनों डाइपोल्स एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन ये कैंसिल नहीं कर सकते, सिर्फ कम कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल आप लोगों को प्रॉपर तरीके से क्या रखना है? याद रखना है। अब अगर हम लोग अल्काइंस एंड अल्केन्स इन्हें कंपेयर करते हैं तो डाइपोल मोमेंट किस केस में आप लोगों को ज़्यादा मिलती है? इट इज़ ऑब्जर्व दैट के म्यू ऑफ अल्काइंस इज ग्रेटर एज कंपेयर टू ऑफ म्यू ऑफ अल्केन्स। सर ये क्या है? अल्काइंस मतलब क्या होते हैं? तो ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए,
बराबर है। अल्कीन्स का मतलब क्या, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में कम से कम एक क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। और मैंने आप लोगों को बताया कि अल्काइंस एंड अल्कीन्स को अगर कंपेयर करें तो ऐसे केस में डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा आएगा, अल्काइंस का आएगा। कंडीशन याद रखना, अगर अल्काइंस एंड अल्कीन्स सिमेट्रिकल हो गए तो डाइपोल मोमेंट 0 आ सकता है। ठीक है, अब मान लिया कि अल्काइंस का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अल्कीन्स। वाई? इसका रीज़न है कि अल्कीन के केस में, सॉरी अल्काइन के केस में ये जो कार्बन एटम होता है इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। सर अब ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो इसी लेसन में आगे हमें बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। तो अल्काइंस में कार्बन एटम जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, लेकिन अल्कीन के केस में अगर देखा जाए तो वही होता है sp2। सर इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे ये फ़र्क पड़ता है कि यहाँ पर देखिए s कैरेक्टर ज़्यादा है, 1/2 का है, ये 1 एंड ये 2, दो ही ऑर्बिटल्स है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो s कैरेक्टर है ये 1/3 का है। एंड जैसे जैसे परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है। देख लीजिए मैंने आपके सामने क्या लिखा है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर। तो इसमें s कैरेक्टर ज़्यादा है तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि कंपेयर करके दिखाइए, जैसे मान लीजिए कि 3 कार्बन एटम वाला हम लोग अल्काइन लेते ये एंड 3 कार्बन वाला अल्कीन अगर लेते हैं तो ये कुछ ऐसा है, तो इस केस में आपको म्यू इसका ज़्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू दिस वन, मिल सकता है। ठीक है, अब चलते हैं बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, अल्कीन्स। अल्कीन्स के अंदर अगर डाइपोल मोमेंट्स चेक करना है तो सिमेट्रिकल अगर आता है तो ऐसे केस में म्यू इज इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा। ये आपको याद रखना ही है। ठीक है, पता है हमें कि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स अगर है तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। नाउ अल्कीन्स, इन्हें हम लोग 2 टाइप में और क्लासीफाई करते हैं। अल्कीन्स को हम लोग सिस एंड ट्रांस के फिनोमिना में क्लासीफाई करते हैं। सिस अल्कीन्स मतलब क्या होता है सर, एंड ट्रांस अल्कीन्स मतलब क्या होता है, देखते हैं। अल्कीन्स मतलब ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। जी हाँ, अब देखिए कार्बन जो होता है ये टोटल 4 बॉन्ड बनाता है। इसमें कार्बन के 2 बॉन्ड बने हुए दिख रहे हैं और 2 बाकी हैं। हाँ, तो मैं इन्हें ऐसे रिप्रेजेंट करके रखता हूँ, हो गए कार्बन के 4 और 4 बॉन्ड। तो ये अल्कीन का स्केलेटन हो गया। ठीक है, ये अल्कीन का स्केलेटन हो गया। नाउ सिस अल्कीन मतलब क्या, जस्ट इमेजिन कि यहाँ पर अगर कोई एटम्स लगे या कोई ग्रुप्स लगे हैं, हम लोग A और B को लगा के रख देते हैं। मैं क्या करता हूँ कि A को ऐसे लगा के रख देता हूँ एंड B को ऐसे लगा के रख देता हूँ। इस केस में यहाँ पर A लगाता हूँ, यहाँ पर A, यहाँ पर B और यहाँ पर B। फर्क अब आप लोगों के सामने है। ऐसे अल्कीन्स जिसमें आइडेंटिकल ग्रुप्स या फिर एटम्स डबल बॉन्ड के सेम साइड में अगर आ जाए तो ये देखिए, अगर मैं डबल बॉन्ड को यहाँ से डिवाइड करके रख देता हूँ तो आप लोगों को दिखता है कि दोनों के दोनों A डबल बॉन्ड के ऊपर है, दोनों के दोनों B डबल बॉन्ड के नीचे है। मतलब आइडेंटिकल जो ग्रुप्स है, ये आइडेंटिकल ग्रुप्स कहाँ पर आ गए, सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। ऐसे अल्कीन्स को कहा जाता है सिस अल्कीन। इसे हम लोग क्या कहते हैं, सिस अल्कीन, क्योंकि सिस से सिमेट्रिकलनेस झलकता है, राइट। एंड ट्रांस अल्कीन में आपको क्या दिखता है कि जो आइडेंटिकल ग्रुप्स है ये आइडेंटिकल ग्रुप्स, इन आइडेंटिकल ग्रुप्स को अगर आप लोग देखते हैं तो ये एक दूसरे के डायगोनली अपोजिट है। देख लीजिए, है ये डायगोनली अपोजिट, सो इन्हें हम लोग कहते हैं ट्रांस अल्कीन। तो सिस एंड ट्रांस ये थोड़ा सा अभी आप लोगों को पता चला होगा, ऐसे मैं मानता हूँ। देखिए, अगर मैंने ऐसा एग्जाम्पल आपके सामने बना के रख दिया, ये कोई अल्कीन है, तो यू विल ऑब्जर्व दैट कि ये कौन से टाइप का हो गया, सिस। ठीक है, एंड इसी का हम लोग ट्रांस बनाकर दिखा सकते हैं। इसे अगर हम लोग चेक करें तो ये जो अल्कीन है ये अल्कीन कैसा हो गया, ट्रांस, क्योंकि ये दोनों ग्रुप आइडेंटिकल है और डायगोनली अपोजिट है। ये दोनों ग्रुप सेम है और एक ही सेम साइड में आ गए। नाउ इस केस में ये माना जाता है कि म्यू ऑफ द सिस अल्कीन इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ द ट्रांस। देखिए क्या होता है, म्यू ऑफ द सिस अल्कीन इज ग्रेटर देन द म्यू ऑफ द ट्रांस। हाउएवर इट इज नॉट
ट्रू ऑलवेज, ये हमेशा नहीं होता, 90% केस में होता है, लेकिन कुछ कुछ अल्किन ऐसे होते हैं जहाँ पर ये फिनोमिना आप लोगों को लागू होते हुए नहीं दिखता है। कब कैसे होगा जरा देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग चेक करें तो ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। याद रखिए कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है उसे कैसे लर्न करके रखना है मैं आप लोगों को समझाता हूँ। कार्बन के चारों अगर सिंगल बॉन्ड है तो ऐसे केस में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 मानते हैं, एंड इसमें परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर अगर आप लोग देखते हैं तो ये 1/4 है। टोटल कितने 4 हो गए, एक s और 3 p, बराबर है, तो 1/4 आ गया। कभी कार्बन अगर इस फॉर्म में आता है, एक डबल बॉन्ड आ गया तो ये sp2 है, तो परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर 1/3 है, बढ़ गया। एंड अगर ये इस फॉर्म में है तो ये हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर क्या होता है 1/2 होता है। तो डाइपोल मोमेंट जो है ये देखिए, ये इस डायरेक्शन में आएगा, ये इस डायरेक्शन में आएगा, ये इस डायरेक्शन में आएगा, ये इस डायरेक्शन में आएगा। तो ऐसे केस में अब कार्बन एंड हाइड्रोजन की बात करते हैं तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक दूसरे को रेनफोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फर्क है। तो यहाँ पर म्यू इज इक्वल टू 0 आएगा क्या, बिल्कुल नहीं, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो डाइपोल मोमेंट है ये इस डायरेक्शन में जा रही है, बराबर है, डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में जा रही है और ये डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में आ रही है। एंड इसे अगर हम लोग देखें तो ये इस डायरेक्शन में जाएगी, ये इस डायरेक्शन में आएगी, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर रही है और ये एक दूसरे को कैंसिल कर रही, तो म्यू इज इक्वल टू क्या रहेगा 0 रहेगा, म्यू इज इक्वल टू क्या रहेगा 0 रहेगा। ठीक है, लेकिन सर ट्रांस का तो 0 आ गया, हाँ, लेकिन मैंने कहा कि ये हमेशा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा चेक करते हैं, जरा सोचिए। अगर आपके पास सिस अल्कीन है, ये लीजिए मैं आपके सामने रख देता हूँ सिस अल्कीन, ठीक है, ये क्या है सिस अल्कीन है। नाउ अगर आप लोग कोई ट्रांस अल्कीन लेते हैं जिस केस में आप लोगों को ये पता चलता है, जैसे ये मैंने X लिया, ये मैंने X लिया, यहाँ पर CH3 लगा देता हूँ, यहाँ पर CH3 लगा देता हूँ, ये देखिए ये क्या हो गया ट्रांस। यू विल ऑब्जर्व कि इस केस में तो म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है सर, हमें पता है, लेकिन यहाँ पर 0 आएगा क्या। यहाँ पर कार्बन और हैलोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजन की ज़्यादा है, ये देखिए, ये कुछ इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने की कोशिश करेगा, ये कुछ इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने की कोशिश करेगा, ये यहाँ पर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर देखे तो ये इस डायरेक्शन में जाएगी, ये इस डायरेक्शन में जाएगी, यहाँ पर म्यू इज इक्वल टू एग्जैक्ट 0 आ गया, म्यू इज इक्वल टू क्या आ गया एग्जैक्ट 0 आ गया। लेकिन अगर ये मैंने ऐसा बना के रख दिया तो, जैसे मैं यहाँ पर रख देता हूँ हाइड्रोजन, यहाँ पर रख देता हूँ क्लोरीन, यहाँ पर हाइड्रोजन एंड यहाँ पर रख देता हूँ कुछ दूसरा ग्रुप, ये देख लीजिए ट्रांस है ये ट्रांस बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि ये दो आइडेंटिकल ग्रुप क्या है अपोजिट है। अब देखिए डाइपोल, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, हाँ ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये देखिए ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा है एक ही डायरेक्शन में, तो म्यू इज इक्वल टू 0 होगा क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के डाइपोल मोमेंट्स हैं जिसमें अल्किन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। मतलब ये कि अल्किन अगर इस टाइप का है, ये जनरल टाइप मैंने दिया आपको, AB टाइप का, बराबर है ना। AB टाइप मतलब क्या, पूरा फॉर्मूला देखें तो कैसा लिखेंगे इसे, कार्बन AB डबल बॉन्ड कार्बन AB। अगर इसमें आप लोगों को ट्रांसफॉर्म मिलता है ट्रांस, तो ऐसे केस में, ट्रांस के केस में म्यू इक्वल टू बिल्कुल 0 आएगा, सिस के केस में म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। एंड कभी अगर अल्किन ट्रांस है लेकिन अलग टाइप का है, ऐसा नहीं है, तो ऐसे केस में भैया डाइपोल मोमेंट 0 नहीं हो सकता, आप लोगों को याद रखना है ये फर्क है, यहाँ पर डिफरेंस है, याद रखेंगे। बहुत सारी बुक में कुछ रॉन्ग इंफॉर्मेशन मिलती है तो आप लोगों को उसे स्टडी नहीं करना है, बराबर ध्यान रखना है। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स में डाइपोल मोमेंट्स को समझते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स का मीनिंग क्या होता है, पहले तो ये समझना पड़ेगा, बराबर है।
तो एरोमेटिक कंपाउंड्स मतलब ऐसे कंपाउंड्स जो बेंजीन के समान होते हैं। बहुत सारे केसेस में अगर देखें तो स्ट्रक्चरली रिसेम्बलेंस होता है उनका, या फिर बेंजीन के समान प्रॉपर्टी मिलती है। यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे मेनली अबाउट द बेंजीन एंड उसके डेरिवेटिव। क्या आप लोगों ने देखा है बेंजीन को? तो बेंजीन ये ऐसा कंपाउंड है एंड ये माना जाता है कि ये मॉलिक्यूल पूरा का पूरा सिमेट्रिकल है। यहाँ पर म्यू इज इक्वल टू आपको क्या मिलता है? 0 मिलता है। क्यों? क्योंकि बेंजीन को अगर ठीक से आप लोग स्टडी करते हैं तो यू विल ऑब्जर्व कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। अगर हम लोग ये 3 डबल बॉन्ड रखते हैं तो यहाँ हर जगह पर क्या है? हाइड्रोजन है। सोचिए आप लोग, हर जगह पर क्या है? हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर सारे के सारे जो बॉन्ड डाइपोल्स है वो एक दूसरे को कैंसिल करते। देखिए ये कैंसिल करेगा, ये और ये कैंसिल कर रहा है, ये और ये एक दूसरे को क्या कर रहा है? कैंसिल कर रहा है। ये मॉलिक्यूल कैसा है? बिल्कुल सिमेट्रिकल है, इसलिए डाइपोल मोमेंट्स क्या रहेगा? 0 रहेगा। बट अगर आप लोग इस मॉलिक्यूल की बात करते हैं, ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल में म्यू इज इक्वल टू 0 रहेगा क्या? नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि अब एक डाइपोल इस डायरेक्शन में जाएगा और यहाँ से जो डाइपोल जा रहा है वो उसी डायरेक्शन में जा रहा है। एंड अगेन यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्लोरीन है। बेंजीन की अगर हम लोग बात करते हैं तो बेंजीन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये है बेंजीन। अब ये जो कंपाउंड है ये है फिनॉल, इसमें डाइपोल मोमेंट 0 रहेगा क्या? नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। अगर आप लोग इस कंपाउंड की बात करते हैं तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट आपको 0 मिलेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ तीनों कंपाउंड को देखिए, आप लोगों को ये पता चलता है कि सर बेंजीन के ऊपर एक दूसरा सब्स्टिट्यूएंट लगा है। हाँ, ये तीनों की तीनों एक कैटेगरी में जाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड। क्या कहते हैं हम लोग? मोनो सब्स्टिट्यूटेड कहते हैं। नाउ इन केस ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव, अगर हम लोग डाई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव की बात करते हैं तो डाई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव जो होते हैं बेंजीन के, ये 3 टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं समझने की कोशिश करिए। अगर आप लोग बेंजीन के ऊपर 2 डेरिवेटिव, 2 सब्स्टिट्यूएंट लगाना चाहते हैं तो एक यहाँ पर लग सकता है, एक ऐसा हो सकता है, एक कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, एंड एक कुछ इस तरीके से होगा। इससे आप लोग कितनी भी पॉसिबिलिटी बना के देखिए, डाई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन ये 3 ही टाइप में चले जाते हैं। यहाँ देखिए, ये दोनों ग्रुप आजू बाजू लगे, इससे हम लोग कहते हैं कॉमनली ऑर्थो, रिप्रेजेंट करते बाय O। यहाँ पर ये अल्टरनेट है अल्टरनेट, इसे हम लोग कहते हैं मेटा पोजीशन, इसे रिप्रेजेंट करते हैं बाय M। एंड यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसे हम लोग कहते हैं पैरा, रिप्रेजेंट करते हैं बाय P। तो इन केस ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जो डाइपोल मोमेंट्स होती है, इन डाइपोल मोमेंट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप लोगों को डाइपोल मोमेंट्स मिलता है ऐसे, दैट इज ऑर्थो प्रोडक्ट्स की डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा है। जी हाँ, क्योंकि ये देखिए ये दोनों हैं पास पास से, फर्क है। यहाँ पर कुछ कम हो जाता है, रेनफोर्स करेंगे एक दूसरे को, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर अपोजिट जा सकते हैं। नाउ इस केस में अगर आप लोग चेक करते हैं, आपको अगर पूछता है कि इसकी डाइपोल मोमेंट एंड इसकी डाइपोल मोमेंट, इसमें किसकी डाइपोल मोमेंट ज़्यादा रहेगी, तो अब आप लोग कह सकते हैं कि सर इसकी डाइपोल मोमेंट ज़्यादा रहेगी। बराबर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट सर 0 आ सकती है क्या? ये चारों तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, लेकिन सर यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी दिखा सकते हैं। बराबर है, दिखा सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर देखें तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस डायरेक्शन में नहीं जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसलेशन नहीं होगा, कैंसलेशन नहीं होगा। तो ऐसे केस में इसका जो डाइपोल मोमेंट है ये 0 नहीं आता। वही अगर आप लोग इस मॉलिक्यूल को चेक करते हैं, साइनाइड ग्रुप और ये साइनाइड ग्रुप, तो इस केस में डाइपोल मोमेंट जो होता है ये 0 आ जाता है। सर ऐसे कैसे हुआ, क्यों हुआ? देखिए, साइनाइड ग्रुप जो होता है ये ग्रुप ऐसा होता है, राइट, ये ग्रुप ऐसा होता है। तो इन दैट केस यू विल ऑब्जर्व कि ये sp हाइब्रिड है, तो ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन क्लाउड लेने की कोशिश करेगा, ये इस डायरेक्शन में लेने की कोशिश करेगा।
देन आफ्टर नाइट्रोजन देखिए ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है, एक ही डायरेक्शन में, तो ऐसे केस में इन दोनों का वेक्टर सम होगा, आप लोगों को म्यू जो रहेगा वो 0 नहीं मिलेगा। अगर आप ट्राई सब्सटीट्यूटेड डेरिवेटिव को देखते हैं, चलो देखिए ट्राई सब्सटीट्यूटेड डेरिवेटिव, 1 2 3 क्लोरीन यहाँ पर लगे हैं, देन उसके बाद ट्राई सब्सटीट्यूटेड एक और टाइप का हो सकता है, ऐसा लेते हैं, ठीक, एंड ट्राई सब्सटीट्यूटेड एक और टाइप का लेते हैं कुछ ऐसे, ठीक है ना। इस केस में आपको पता चलेगा कि इसका डाइपोल मोमेंट देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग डाइपोल्स की बात करते हैं तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में जाएगा। अगर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते भी है तो ये देखिए भैया ये इस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट्स को बढ़ाता है, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। यहाँ पर देखिए ये दोनों अगर एक दूसरे को कैंसिल करते हैं तो ये दोनों डाइपोल्स एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, कार्बन की तरफ और फिर क्लोरीन की तरफ, तो म्यू इज इक्वल टू 0 होगा क्या, सवाल ही नहीं आता। यहाँ पर देखिए ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, सर ये तो वैसी केस है जैसे BF3 मॉलिक्यूल में थी, देखिए ऐसे है, तो यहाँ पर म्यू इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, म्यू इज इक्वल टू 0 बन जाएगा ना। सवाल ये आता है कि इन तीनों में किसकी ज़्यादा है, तो यहाँ देखिए ये सबसे ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद ये, और यहाँ पर क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो डाइपोल मोमेंट्स के ऊपर आज आप लोगों ने पढ़ा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एग्जाम में आपको इसके ऊपर छोटे मोटे क्वेश्चंस मिलते हैं, बस थोड़ा सा नॉलेज यूज़ करना है, थोड़ा सा लॉजिक जगह पर रखना है, आप लोगों को आपके 4 मार्क्स मिल जाएंगे। गाइस अभी तक आप लोगों ने 2 टाइप के बॉन्ड पढ़े हैं, एक कोवैलेंट और एक क्या, आयोनिक बॉन्ड। आज हम लोग तीसरे बॉन्ड के बारे में भी बात करेंगे जिसे कहा जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेटिव बॉन्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेमी पोलर बॉन्ड। सेमी पोलर, सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ, राइट। सर अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज नथिंग बट अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ये स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ही है in which electron pair is donated by a single atom, but is shared by two atoms, सर ये कैसे कोवैलेंट बॉन्ड हुआ। कोवैलेंट बॉन्ड मतलब आप लोगों को पता है द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड अभी तक हम लोगों ने ये देखा है कि एक बॉन्ड जब बनता है सर तो एक एटम एक इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा एटम दूसरा इलेक्ट्रॉन देता है। हाँ, लेकिन मैं आपको कह सकता हूँ कि ये आप लोगों ने पहले कभी देखा है, हमने ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन देखा था जहाँ पर ऑक्टेट पूरा करने के लिए किसी एटम को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो दूसरे एटम से शेयर करता है, लेकिन दूसरा एटम उसके इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करता। तो ऐसे टाइप का जो बॉन्ड होता है इसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, राइट। ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय दिस टाइप ऑफ द एरो। और ये एरो आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, इस डेफिनेशन को एक बार पढ़िए फिर एरो का मीनिंग समझ में आएगा। स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन विच इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय सिंगल एटम बट इज शेयर्ड बाय 2 एटम्स। डोनर एक है लेकिन शेयर करने वाले 2 है। इसका मतलब ये कि ये एरो हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन इस एटम से इस एटम की तरफ जाएंगे, बराबर है। इस एरो का मीनिंग है कि इलेक्ट्रॉन इस टाइप से जाएगा, मतलब यहाँ पर डोनर एटम होगा यहाँ पर डोनर एटम, और यहाँ पर कौन सा एटम होना चाहिए, एक्सेप्टर एटम होना चाहिए। चेक करते हैं सिंपल मॉलिक्यूल जो हम लोगों ने पहले पढ़ के रखे। चलो ओजोन को फिर से रिमाइंड करिए। सर ओजोन की अगर हम बात करते हैं तो हम लोगों ने ओजोन में 3 ऑक्सीजन कुछ रखे थे। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 रख देता हूँ मैं। देखिए ये 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स को रख देते हैं, ये हो गए इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स, एंड इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स को भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। अब ऑक्टेट का कंसेप्ट अप्लाई करिए। इससे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2।
तो ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। इससे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2। ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा, ठीक है। इससे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 की जरूरत है, लेकिन ये ऑक्टेट पूरा कर चुका है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन शेयर तो होंगे, ये देगा, ये देखो देगा। ये डोनर एटम अकेला है, शेयर किसके बीच में हो गए, दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में। तो एज अ रिजल्ट यू विल ऑब्जर्व कि सर यहाँ पर तो ऐसा बॉन्ड बन जाएगा। हाँ बिल्कुल बनेगा, देखिए। लेकिन ये जो बॉन्ड है भैया, इस बॉन्ड की कंडीशन को समझने की कोशिश करिए। ये बॉन्ड कब बना, जब इस एटम ने दोनों इलेक्ट्रॉन दिए, बराबर है। तो ये डोनर हुआ और ये क्या हुआ, एक्सेप्टर। तो ये जो बॉन्ड है, इस केस में ये बॉन्ड कैसा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इससे हम लोग कौन सा बॉन्ड कहेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दूसरा एग्जांपल आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ के रखा है ना, H2SO4 का फॉर्मेशन। चेक करके दिखाता हूँ कि इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड आता है क्या। ये H2SO4 का स्केलेटन है, रख दीजिए सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैं रखता हूँ, आप लोगों ने ये पढ़ के रखा है, आपको पता है ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, एज वेल एज सल्फर के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पता है, ठीक है। सल्फर के वैलेंस में उतने इलेक्ट्रॉन जितने ऑक्सीजन के पास होते हैं, क्योंकि वो एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ऑक्टेट का कंसेप्ट करिए अप्लाई। इस हाइड्रोजन को डुप्लेट पूरा करना है, तो ये बेचारा यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। लेकिन ऑक्सीजन को ऑक्टेट पूरा करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक हाइड्रोजन से लेगा, देखिए, और एक लेगा सल्फर से, ऑक्टेट हो गया पूरा। सेम इज द केस विद दिस ऑक्सीजन, इसका भी ऑक्टेट हो गया पूरा, ठीक है। अब सल्फर क्या करेगा, सल्फर को भी तो ऑक्टेट पूरा करना है। हाँ, तो सल्फर को ऑक्टेट पूरा करना है तो सल्फर इन 2 ऑक्सीजन से 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, देखिए हो गया, सल्फर का ऑक्टेट पूरा हो गया, सल्फर का ऑक्टेट हो गया पूरा। अब बची ये 2 ऑक्सीजन। सर अब इन 2 ऑक्सीजन को अगर ठीक से देखें तो इससे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ये देखिए यहां से लेगा, हो गया। दिया किसने, सल्फर ने, ऑक्सीजन ने दिया क्या, नहीं, जरूरत ही नहीं है। सल्फर को जरूरत है क्या, नहीं। इस ऑक्सीजन के केस में भी ऐसा ही तो हुआ, ये देखिए, इससे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो सल्फर से लेगा। तो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड एक्चुअली ऐसे है ये ऐसे बॉन्ड। सो देयरफॉर सल्फ्यूरिक एसिड के केस में अगर आप लोग देखें तो अब भैया 2 टाइप के बॉन्ड हैं। ये जो बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट है। लेकिन ये जो बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये तब भी बनता है जब कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज के कांटेक्ट में आता है। जैसे अगर हम लोग NH3 की बात करते हैं तो अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर 1 लोन पेयर है, एंड BF3 की बात करते हो तो BF3 इनकम्प्लीट ऑक्टेट का एग्जांपल है, पता है आप लोगों को। तो इन दैट केस यहाँ पर जब बॉन्ड बनेगा तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा, ये देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अगेन अगर आप लोग NH3 को इसके साथ कंबाइन करने के बारे में सोचते हो, NH4, इससे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, गरीब है ये, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, दे सकता है हाँ, लेकिन देने के बाद बॉन्ड ऐसा होगा, नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा 1+ का चार्ज, यहाँ पर भी आ जाएगा 1+ का चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन जब दिया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ऐसे ढेर सारे मॉलिक्यूल्स है जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो सकता है। CO है, SO3 है, N2O3 है, N2O4 है, N2O5 है, H2SO4 है, SO4 2 नेगेटिव आयन है, बराबर है। देन इसके अलावा अगर हम चेक करते हैं तो H3PO4, देन उसके बाद H4P2O7 एंड ऑल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये क्या है सर, ये एक नया कंसेप्ट है, पूरा का पूरा यूनिट पढ़ना है। ऑल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, सारे के सारे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है उसमें ये बॉन्ड तो 100% होता है। मतलब सर अब कंपाउंड्स में अलग अलग बॉन्ड के बारे में भी पूछा जा सकता है। हाँ, इस बॉन्ड को देखिए, यहाँ पर ये 3 कोवैलेंट है, ये क्या है, कोऑर्डिनेट है।
तो सर कोवेलेंट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड रह सकता है, ये तो समझ में आया। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि तीनों टाइप के बॉन्ड्स आपको मिलते हैं, मतलब आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो सकते हैं। अब आप लोगों ने देखा है कि कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये एक कंपाउंड के अंदर आ सकते हैं, हमने एग्जांपल देखे। मैंने 2 हेडिंग लिखी है छोटी छोटी, कंपाउंड्स कंटेनिंग आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड, सर ऐसा भी हो सकता है, हाँ। एंड कंपाउंड्स कंटेनिंग तीनों टाइप के बॉन्ड, आयोनिक, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कैसे होगा देखो, आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड हमें तब मिलता है जब मेटल एंड नॉन मेटल दोनों इन्वॉल्व होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप NaOH की बात करते हैं, इसके बॉन्डिंग को समझने की कोशिश करिए, तो ये जो बॉन्ड्स बनाएगा ये कुछ ऐसा बनाएगा। ये देखिए, ये मेटल, ये नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल, तो ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड कैसा है, कोवेलेंट, और ये जो बॉन्ड है ये कैसा बॉन्ड हो गया, आयोनिक। तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, देख लीजिए, लिख सकते हैं NaOH को। तो ये NaOH जो है ये ऐसा कंपाउंड है जिसमें कोवेलेंट एज वेल एज कौन सा बॉन्ड आप लोगों को दिखेगा, आयोनिक बॉन्ड दिखेगा। सिमिलरली पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड ऐसा होता है गाइज, ये देखिए, मतलब पोटेशियम एंड कार्बन के बीच में बॉन्डिंग रहेगा और यहाँ पर भी एक बॉन्ड रहेगा, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है और ये बॉन्ड कैसा रहेगा, आयोनिक रहेगा। क्लियर? ऐसे आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये सिंपल कंसेप्ट है। इसकी कंडीशन है आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड, तो मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल, जब ऐसी कंडीशन आएगी तो इस केस में आप लोगों को ये जो बॉन्ड दिखेगा ये आयोनिक बॉन्ड दिखेगा, एंड ये जो बॉन्ड रहेगा ये बॉन्ड कौन सा दिखेगा, कोवेलेंट बॉन्ड दिखेगा। आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बराबर है। अदर एग्जांपल देखें तो आप लोग चेक कर लेंगे कि OH के अंदर भी शायद आप लोगों को ये वाला बॉन्ड मिलेंगे। देन कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर देखें तो आप लोगों को ऐसे बॉन्ड्स मिलते जाएंगे। अब कंपाउंड्स कंटेनिंग कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, अगर हम लोग इस कंपाउंड की बात करते हैं, देखिए K4FeCN/6, सर ये कैसे लिखा आपने, तो ये नॉर्मल कंपाउंड नहीं होता, इन्हें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो इसमें तीनों टाइप के बॉन्ड्स मिलेंगे आपको। कैसे, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाने की बात करते हैं तो जो पोटेशियम के आयंस है ये यहाँ पर होते हैं, तो ये जब जुड़ेंगे तो आयोनिक बॉन्ड के थ्रू जुड़ेगा। लेकिन साइनाइड यहाँ पर 6 है। अब साइनाइड को समझने की कोशिश करिए, साइनाइड्स में ये बॉन्डिंग है तो ये तीनों के तीनों कैसे, कोवेलेंट, बराबर है। लेकिन जब वो आयरन के साथ जुड़ते हैं तो इस बॉन्ड के साथ होता है, देखिए इस बॉन्ड के साथ जुड़ गए, तो जब ये इस बॉन्ड के साथ जुड़ेंगे तो ये बॉन्ड कौन सा, तो ये बॉन्ड कौन सा है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। देखिए, और यहाँ पर आप लोग साइनाइड को अब एक्सप्लेन करिए, ये बॉन्ड कौन सा, कोवेलेंट है, ये कोवेलेंट बॉन्ड, ये बॉन्ड कौन सा, डेटिव बॉन्ड या फिर सेमी पोलर बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और यहाँ पर जब जुड़ेगा ये, तो ऐसे केस में आप लोगों को कौन सा बॉन्ड मिलेगा, आयोनिक बॉन्ड मिलेगा। तो इस केस में तीनों टाइप के बॉन्ड्स हैं। अगर आप NH4Cl को देखते हैं तो इस केस में आप लोगों को तीनों टाइप के बॉन्ड्स मिलते हैं। कैसे, देखिए, ये देखिए NH4 हाइड्रोजन, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ जुड़ा, कैसे जुड़ा आपने थोड़ी देर पहले देखा, नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये देखिए एनायन जुड़ गया, यहाँ पर एनायन जुड़ गया, कैटायन और एनायन। सर मेटल नॉन मेटल तो नहीं है यहाँ पर, हाँ, लेकिन कैटायन और एनायन है, और कैटायन और एनायन के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है। तो ये है बॉन्ड के 3 टाइप्स।